इसकी बात आपके सामने में कर गए इसके। हेलो। ये आवाज आ रही? हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आज के वेबिनार में। ये वेबिनार है 31 मार्च ईयर एंडिंग के क्लोजिंग को लेके। क्या टैक्स प्लानिंग टिप्स हैं, क्या क्या करना है हमें अकाउंट्स क्लोज करने के लिए, उन सबको लेके ये वेबिनार है। तो पहले तो आप सबका वेलकम है इस वेबिनार में। ये मेरा पहला वेबिनार है, तो आप कुछ गलती माइंड नहीं कीजिएगा। और जो आप सबने टाइम निकला अपने बिजी शेड्यूल में इस वेबिनार के लिए, आप सबका थैंक यू है। इसमें जो हम आज कवर करने वाले हैं, तो क्या क्या क्रिटिकल कंप्लाइंस हैं बिफोर 31 मार्च। दूसरा, क्या क्या टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हमें लेनी है। दूसरा, कुछ ईयर एंड चेकलिस्ट की बात करते हैं, कुछ सब्सिडीज की बात करते हैं जो आपको अगले साल की प्लानिंग की बात करेगी। तो चालू करते हैं। मेरे हिसाब से अपन सब यहाँ हैं। अब 31 मार्च तो इम्पोर्टेंट है सारे बिजनेस के लिए। इसकी बात करें तो अगर हम 31 मार्च तक अपनी सारी प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो हमें कई टैक्सेस का लॉस हो सकता है। दूसरा, सही से प्लानिंग नहीं करने पे कई नोटिस मिल सकते हैं, कैश फ्लो की प्लानिंग के इश्यूज हो सकते हैं, काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इन सबको सही से प्लान करने के लिए 31 मार्च इज इम्पोर्टेंट डेट, जिसपे हमें सारी प्लानिंग करनी है। कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वो प्लान करना है, कोई लॉस पकड़ना है, गेन पकड़ना है, बुक्स में क्या एडजस्टमेंट करने हैं, ये सब 31 मार्च तक हमें करना है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं, कंप्लाइंस पे। राइट कंप्लाइंस ही बेस्ट टैक्स प्लानिंग। अगर आप कंप्लाइंस अपने बिजनेस की सारी टाइमली कर लेते हैं और एफिशिएंट मैनर में कर लेते हैं, तो ये आपकी सबसे अच्छी टैक्स प्लानिंग है जो आपको हैवी पेनल्टी और इन सबसे बचाए। तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च की प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो एडवांस टैक्स है, तो कल 15 मार्च है, वहां तक जमा कराना है। 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स जमा कराना होता है हर बिजनेसमैन को। इसमें सीनियर सिटीजन्स को छूट है, जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनको छूट है, उनको नहीं जमा कराना है। बाकी जो 44AD या 44ADA में रिटर्न भरते हैं, उनको 100% एडवांस टैक्स अभी जमा कराना है कल। ये जमा नहीं कराने से आपको इंटरेस्ट और दो सेक्शन 234B एंड 234C का इंटरेस्ट लगेगा। तो बेटर है कि आप अभी एडवांस टैक्स कल तक जमा करा। दूसरा, सेक्शन 80C, अगर आप ओल्ड रिज्यूम में हैं तो जो सेक्शन 80C, 80D, 80G
और एनपीएस वगैरह के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्यूशन फीस होती है, ये सब भी आपको इस ईयर एंड से पहले पे करनी होती है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में, हालांकि अभी ओल्ड रिजीम बहुत ही कम लोगों के लिए बेनिफिशियल रह गई है, तो जो अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो आपको ये सारे इन्वेस्टमेंट अभी 31 मार्च से पहले कर लेने हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको अपने जो भी डिडक्शन के प्रूफ्स हैं वो आपने एम्प्लॉयर को सबमिट करने हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर का डाटा और आपके रिटर्न का डाटा मिसमैच होता है तो देर इज हाई चांसेस कि आपको डिपार्टमेंट नोटिस देगा, 143(1) में आपसे पूछेगा कि यहाँ डिफरेंस क्यों है। तो एटलीस्ट जब भी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप ये श्योर करें कि आप अपने सारे डिडक्शन अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दें, ताकि उसका डाटा और आपके रिटर्न का डाटा हमेशा मैच हो। दूसरा, जो भी बिजनेसमैन है उनको टीडीएस कंप्लाइंस सारी रिव्यू करनी है। अपना जितना भी एक्सपेंस हुए हैं उनका टीडीएस अगर कटने से रह गया है तो 31 मार्च तक उस टीडीएस को काट के जमा करा दें। टीडीएस लेट जमा कराने पे काफी 18% का ब्याज लगता है, जो कि पूरे महीने का लगता है, एक दिन का नहीं, पूरे महीने का लगता है। अभी 31 मार्च का आप 30 अप्रैल तक टीडीएस जमा करा सकते हैं। तो आपका जो भी टीडीएस की कंप्लायंस है उसको अच्छे से रिव्यू कर ले और टीडीएस जमा करा दे। टीडीएस नहीं जमा कराना, इंटरेस्ट और कोई रिटर्न भरने से रह गया हो तो 200 रुपये पर डे की भी पेनल्टी है। इस साल नया ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म्स को भी टीडीएस काटना है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म्स है और आपने अपने पार्टनर को पेमेंट कर दिया है और आपने टीडीएस नहीं काटा है, तो दैट इज अ चांस कि आप उसको काट ले, जमा करा दे। क्योंकि अगर आपने काटा नहीं है तो आपने रिटर्न भी नहीं जमा कराया होगा। रिटर्न नहीं जमा कराया होगा तो उसकी आपकी हैवी पेनल्टीज अकुमुलेट हो रही हैं, जो कि आपको काफी लॉस दे सकती है। दूसरा, 31 मार्च 2026 इज ड्यू डेट टू फाइल रिटर्न फॉर AY 22-23। अपडेटेड रिटर्न भरने का लास्ट चांस है। अगर आपकी कोई इनकम उस साल से रिलेटेड दिखाने से रह गई है तो ये रिटर्न आप अभी भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या, जैसे अंदर आपने शेयर कैपिटल रेस करी है, आप कंपनी है और आपने शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए से ज्यादा रेस किया हुआ है, तो आपको एसएफटी रिटर्न भरना पड़ेगा। या आपने शेयर का बायबैक किया है तो आपको एसएफटी रिटर्न भरना पड़ेगा। मेरे कई सारे ऐसे केस देखे हैं जहाँ वो लोग एसएफटी रिटर्न भरना ही भूल जा रहे हैं। तो वो एसएफटी रिटर्न नहीं भरने से हैवी पेनल्टीज का उनको सामना करना पड़ रहा है। उसकी भी पर डे पेनल्टी है, जितना लेट होंगे उतनी पेनल्टी लगेगी। उसमें सिंपल रिटर्न है, जिसने भी आपसे शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करी है कंपनी में उसकी डिटेल्स आपको उसमें डालनी है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी का भी कई लोग काम करते हैं। 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने पे टीडीएस काटना होता है। तो जो टीडीएस काटने से कई लोगों का काट तो लेते हैं, फॉर्म 26 भी जमा करा देते हैं, लेकिन वो फॉर्म 16 भी, जो एक सर्टिफिकेट होता है टीडीएस का, वो इशू नहीं करते। वो इशू नहीं करने पे भी पेनल्टी है। तो अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा है तो काट के जमा कराइए, और काट लिया है तो उसका टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर इशू कीजिए। तो ये भी कंप्लायंस है जो अभी ड्यू है। एसएफटी रिटर्न्स जो हमने बता ही दिया। आ, अभी ये मार्च में AY 26-27 का रिटर्न, जिस बजट में अमेंडमेंट आया था, AY 26, AY 25-26 का जो रिटर्न है वो अभी मार्च 26 में आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न है किसी कारण से कुछ इसमें मिस्टेक है तो ये 1 महीने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। या कई लोगों को नहीं पता, जनरली वो अपडेटेड रिटर्न का ही सहारा ले रहे हैं, जिसमें एडिशनल टैक्स है जो कि 25% ज्यादा है। तो अगर आप अभी 1 महीना है जो कि टाइमलाइन बड़ी है मार्च तक, तो इस महीने में आप लास्ट ईयर AY 25-26 का रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये 1 मंथ इज द लास्ट चांस फॉर इट। इसके बाद फिर अपडेटेड रिटर्न की पेनल्टी के साथ जमा कराना पड़ेगा। दूसरा, कंपनीज के केस में आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होता है, आपने जिन जिन से डिपॉजिट्स ले रखी है उसका रिटर्न आपको अभी भरना है। तो इसकी तैयारी आप अभी कर लें। जनरली हमने देखा है कि सब बैलेंस शीट तक का वेट करते हैं और बैलेंस शीट काफी लेट होती है और उसमें पेनल्टीज बहुत भारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन अभी मार्च में करना ही है। तो जो कि इंटरेस्ट का प्रोविजन करना है तो डिपॉजिट्स का रिटर्न बनाना आपके लिए अभी जरूरी है। अभी बना लें, अपने आरओसी के जो भी फाइल करते हैं उन्हें दीजिए तो वो आपका रिटर्न फाइल कर दें। दूसरा, अगर आपके पास CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइबिलिटी है, तो वो भी आपको खर्चा 31 मार्च तक करना है। साथ साथ में अगर आप वो खर्चा 31 मार्च तक नहीं करते हैं तो उसको अनस्पेंड CSR अकाउंट में डालना पड़ता है।
तो आप ये चेक कर लें सीएसआर की आपकी ऑब्लिगेशन पूरी हो जाए। दूसरा, आप अपने नोटिस के सेक्शन, जैसे जीएसटी इनकम टैक्स के इतने सारे नोटिस आते हैं आजकल, अभी सबको हाई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के भी नोटिस आ रहे हैं, तो उन सबको रिव्यू कर ले, बुक से चेक कर ले। तो ये कंप्लायंस आपको इस मार्च के अंदर करनी है। दूसरा, जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी में भी बहुत सारे कंप्लायंस हैं जो अभी मार्च में करना है। अगर आप जीरो रेट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एलयूटी फाइल करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो 31 मार्च से पहले करनी है। दूसरा, आप अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है और आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, तो भी आपको 31 मार्च 26 से पहले वो ऑप्ट करना है। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है जिसमें 1% जीएसटी है, तो वो उसके लिए भी ये लास्ट डेट है। दूसरा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उसको गवर्नमेंट जीएसटी में ये फैसिलिटी देती है कि वो क्वार्टरली रिटर्न भरे और मंथली टैक्स का पेमेंट करे। तो वो अगर चाहे तो इसमें 30 अप्रैल तक उसके लिए ऑप्ट कर सकता है और क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट कर सकता है। साथ साथ कुछ रूल्स हैं, जैसे जो पिछले साल के टर्नओवर से अगले साल अप्लाई होते हैं। जैसे आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना क्रॉस किया, जैसे 5 करोड़ क्रॉस कर गया, तो आपको इस साल से ई इनवॉइसिंग लागू हो जाएगी, आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। तो इसी के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका टर्नओवर, अगर ट्रेडिंग में 40 लाख से क्रॉस कर गया तो उसको जीएसटी टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लेना है। सर्विस में 20 लाख से क्रॉस कर गया तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आप ये चेक कर लें, कई लोग मिस हो जाते हैं तो उन्हें फिर शुरू से पूरे पैसे पे जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, एक रूल 86B है जीएसटी में, 1% कैश पेमेंट का, जिसमें आपको अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको अपनी लाइबिलिटी का 1% कैश में पे करना होता है। तो आप देख लें, अगर आपकी लाइबिलिटी 50 लाख से ज्यादा है तो आपको जो आउटपुट टैक्स है वो कैश में पे करना है, लेकिन इसमें कुछ छूट है। अगर आप इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा देते हैं, आपका जीएसटी का रिफंड पिछले सालों में ज्यादा बना है, तो आप अपने बिजनेस को इसमें चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपको जीएसटी का इनपुट आउटपुट रिकंसिलेशन करना है। ज्यादातर जीएसटी के नोटिस, ऑडिट, ये सब इसीलिए आते हैं कि आपका जीएसटी का डाटा और आपका जो बुक्स का डाटा है वो मिसमैच है। जीएसटीआर 1 का 3B से मिसमैच है या इनपुट का 3B से मिसमैच है, तो आप अपने जीएसटी के रिकॉन्सिलेशन बना लें और उनकी एंट्री अपने बुक्स में मार्च से पहले पहले क्लियर कर लें। अच्छा, दूसरा, अगर आप बिल्डर्स हैं तो बिल्डर के लिए गवर्नमेंट का रूल है, जब वो बिना एटीसी वाली स्कीम में जाते हैं 1% टैक्स में, तो उनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका जो 80% है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से माल आना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर से माल नहीं आया है तो उनको आरसीएम देना होता है। साथ साथ आरसीएम, जैसे कॉमर्शियल रेंट पे भी आजकल आरसीएम है। आपको बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है बिजनेस के लिए, चाहे वो कॉमर्शियल है, और सामने वाला आपको जीएसटी का बिल नहीं दे रहा है, तो भी आपको उसके ऊपर आरसीएम पे करना है। ये चेक कर लें। अभी एक नया स्कीम चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आधे घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। 14A का रजिस्ट्रेशन होता है। तो कई लोगों ने गलती से ऐसे रजिस्ट्रेशन भी ले लिए हैं। इस रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, बायर को इनपुट नहीं मिलती, और दूसरा, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मंथली आउटपुट आप दिखा नहीं सकते। तो 3 महीने का रिटर्न या एक क्वार्टरली रिटर्न भरने के बाद आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ताकि आपके बायर को इनपुट भी मिल जाए और आपकी कंप्लायंस भी पूरी हो जाए। दूसरा, अगर आपने कोई क्रेडिटर्स पे ऑफ करे हैं, राइट ऑफ करे हैं, तो उसका जीएसटी भी आपको रिवर्सल करना होता है। जॉब वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका ITC 04 फाइल करना होता है। जीएसटी के कंप्लायंस है। बात करते हैं कि अकाउंटिंग और बिजनेस से रिलेटेड, जो एक अकाउंटेंट की नजर से या एक बिजनेस ओनर की नजर से उसे क्या क्या चीजें कंप्लाई करनी है और क्या क्या चीजें अपने अकाउंटेंट से करवानी है, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले, आपका जो स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन आपको 31 मार्च को कर, वैल्यूएशन आपकी बुक से मैच हो जाए। जनरली बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, पर ऐसा जरूर करना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस की रियल प्रॉफिटेबिलिटी को समझ पाए। और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे कभी मांग सकता है, जीएसटी डिपार्टमेंट भी मांग सकता है आपके स्टॉक की टाइप। तो जो भी अगर डिफरेंस है तो आप उसको 31 मार्च से पहले एडजस्ट करें, ये करें। दूसरा, श्योर करें कि आपके सारे परचेज, सेल एक्सपेंसेस आपके बुक्स में एंटर हो जाए, कोई पेंडिंग नहीं रहे। कई सारे प्रोविजंस आपको मार्च में करने होते हैं, वो आप कर लें। ठीक है। आप जनरली क्या होता है, आप ईयर एंड पे कैश विड्रॉ कर लेते हैं, ईयर एंड पे खर्चे डाल देते हैं, सैलरी एक साथ एक ही आदमी को
या परिवार में एक साथ सैलरी डाल दो। आप अभी उसको रिव्यू कीजिए और खर्चे का नेचर जैसा होता है वो वैसा जाए। खर्चा प्राइमा फेसी ऐसा नहीं दिखे कि ये गलत खर्चा है, जो आपको गलत लग रहा है वो डिपार्टमेंट को तो गलत लगेगा ही लगेगा। तो एटलीस्ट आप ये ध्यान रखें। दूसरा, आपको कई सारे रिकंसिलिएशन करने होते हैं जिसमें आपके सारे असेट्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स के रिकंसिलिएशन होते हैं, जिसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन है, आपके लोन अकाउंट के सारे रिकॉन्सिलेशन है। आप 31 मार्च की सब कर लीजिए। डेटर्स और क्रेडिटर्स से बैलेंस कंफर्मेशन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जनरली देखा जाता है कि जब कभी व्यापार में कोई दिक्कत आती है, या जैसे कोई, मैं प्रॉपरेटर हूँ और मैं नहीं हूँ, तो पीछे से डेटर्स देने वाला तो देगा नहीं, लेकिन क्रेडिटर्स लेने वाला सारा पैसा ले ले। अगर आप ये हैबिट डालते हैं कि एनुअल उनसे बैलेंस कंफर्मेशन लेते हैं साइन, तो एक प्रूफ होता है कि आप उनसे वास्तव में पैसा मांगते हैं। अगर भविष्य में कभी वो पैसा नहीं भी देता है, तो आपके पीछे कोई उसको कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है। बिना कंफर्मेशन के बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लस कोई आपके पास में बैलेंस लेना देना बाकी है, तो वो भी इसमें होता है। प्लस ये स्टेचुरी रिक्वायरमेंट भी है, जो ऑडिटर्स भी मांगते हैं आपसे, ये करना है। दूसरा, आपको 26 ईयर्स होता है जिसमें टीडीएस की क्रेडिट आती है। टीडीएस की क्रेडिट 26 ईयर्स में दिखती है, उससे आप अपनी बुक्स को टैली कर लें। सारी जो भी इनकम 26 ईयर्स में दिख रही है वो आपकी बुक्स में आ जाए। अगर इनकम आपकी बुक्स में नहीं आ रही है, तो देयर इज हाई चांसेस यू विल गेट नोटिस। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई इनकम है जो 26 ईयर्स में आ रही है, आप उसको चेक कर ले, उस पर जीएसटी पे हुआ कि नहीं हुआ, वो पे कर ले, उसको बिल कर ले, क्लियर कर ले। अब कुछ कंप्लायंस चेकलिस्ट हैं, जैसे कि जो टैक्स ऑडिट में वगैरह जरूरत पड़ती है। आपको रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स को रिव्यू करना है कि रिलेटेड पार्टी से जो आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो आर्म लेंथ पे हो, जेन्युइन हो। ऐसा ना हो कि वो प्राइमा फेसी ऐसे दिखे कि वो अनजेन्युइन है। जिसको भी आप सैलरी दे रहे हो उसकी उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। जिसको भी आप कमीशन दे रहे हैं तो उसका व्यापार में उतना बिजनेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो खर्चे जो भी है लेजिटिमेट खर्चों को बुक करें, और जीएसटी रिटर्न है। दूसरा, एक अभी अच्छी स्कीम अभी आई हुई है कंप्लायंस की बात करें तो कंपनीज कंप्लाइंस एंड फैसिलिटेशन स्कीम। ये स्कीम है, अगर आपकी कंपनी की कोई कंप्लायंस बाकी है पुरानी, तो आप 90% उसमें छूट है। जैसे अगर आपका कोई रिटर्न भरने से रह गया है और आपकी आरओसी में हैवी पेनल्टीज है, लाखों की पेनल्टी आती है, तो उसमें 90% की छूट है, और ये स्कीम आपको अप्रैल तक की है। तो अगर आप भी अपनी कंपनी की कंप्लायंस को रिव्यू कर ले पुराना सारा, और अगर कुछ कंप्लेंट्स बाकी है, तो वो आप अभी इस स्कीम का फायदा लेके उसकी पेनल्टी से बच सकते हैं। जैसे कई कंपनियों का हमने लाखों रुपया बचाया भी है। कई कंपनी जो स्टक थी, जिन्होंने ऐसी पेनल्टीज थी, फाइलिंग नहीं की थी, उनकी फाइलिंग करके काफी पैसा इसमें हमने बचाया। आप भी बचा सकते हैं। दूसरा, आपको फाइनेंशियल रिव्यू करना है क्योंकि ईयर एंड खत्म हो गया है। तो आपको अपने बुक्स को लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। लास्ट ईयर कौन से खर्चे थे, इस बार कौन से खर्चे हैं। लास्ट ईयर कौन सी इनकम थी, इस बार कौन सी इनकम है। डेटर से पहले कितना पैसा आ रहा था, अभी कितना पैसा आ रहा है। डेटर्स क्रेडिटर्स को कंपेयर करें, उनकी एजिंग को कंपेयर करें। क्योंकि जब तक ये चीजें आपके सामने नहीं आएगी, आप बिजनेस के डिसीजन सही ले नहीं पाएंगे। ना आपको ये नहीं पता पड़ेगा किस कस्टमर को ज्यादा बेचना है, किस कस्टमर को बेचने में मार्जिन ज्यादा आ रहा है, कौन सा क्रेडिटर आपको महंगा दे रहा है, कौन सा डेटर्स आपको अच्छा मार्जिन दे रहा है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो मैजिकल होंगे, एंड ऑब्वियस आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स को मल्टीपल करेंगे। दूसरा, आपको कॉस्टिंग को भी एनालिसिस करना चाहिए टाइम टू टाइम। जनरली ऐसा कम लोग करते हैं। कॉस्ट में कई सारे ओवरहेड्स होते हैं जिनको लोड लोड करना भूल जाते हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आपको ये भी करना है। दूसरा, जनरली देखा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान कम दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा ध्यान देना है। जो भी आपके खर्चे हुए हैं उसके प्रॉपर वाउचर सपोर्टिंग रखने हैं। कुछ खर्चे आप प्लान कर रहे हैं तो उनके सपोर्टिंग वाउचर्स, बिल, माल आया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि माल आया है ये प्रूव करना। तो आपके पास उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रूफ होना चाहिए। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो डिपार्टमेंट इज गवर्नमेंट इज स्लिपिंग पार्टनर। अपने बिजनेस में एक स्लिपिंग पार्टनर है जो हमसे टैक्स लेती है, और बदले में हम जो उसको बताते हैं वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसके पास पावर है, वो कभी भी आके चेक कर सकती है। तो जो भी खर्चे हम क्लेम कर रहे हैं, जो इनकम हम बता रहे हैं वो सही है, ये प्रूव करना हमारा काम है। तो इसके जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें करने हैं।
दूसरा, कंपनीज के केस में ऑडिट ट्रेल रखना जरूरी होता है। तो कई सारी कंपनीज अभी भी टैली पे चल रही हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है जिसमें ऑडिट ट्रेल ही नहीं है। ऑडिट ट्रेल की बहुत हैवी पेनल्टीज हैं जो कि लैक्स और काफी हाई है। तो अगर आप भी कंपनी है तो आपको अपना ऑडिट ट्रेल जरूर मेंटेन करना है। दूसरा, कैश में कोई भी खर्चा 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ सारे ऑडिट पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव कैश नहीं है, नेगेटिव स्टॉक नहीं है, ये सब चीजें आपको देखनी है। अब दूसरा क्या है कि जब आप ये साल खत्म कर रहे हैं तो इस साल को खत्म होने के साथ साथ आपको अपना नेक्स्ट ईयर का भी प्लान करना है, जिसमें आपको अगले साल का बजट बनाना है कि इस बार मेरे क्या रेवेन्यू रहे, अगले साल मेरे क्या रेवेन्यू रहेंगे, इस बार मेरा कैश फ्लो क्या बोलता है, अगले साल क्या रहेगा। ये सब प्लान करके आप अपना अच्छा पैसा बढ़ा बचाएंगे, अच्छे प्रॉफिट्स बचाएंगे। अब सेक्शन 2 पे आते हैं, ये टैक्स प्लानिंग का सेक्शन है। अब टैक्स प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है। टैक्स प्लानिंग, इसमें हम बिजनेसमैन की भी बात करते हैं, सैलरीड पर्सन की भी बात करते हैं, नॉन सैलरीड पर्सन की भी बात करते हैं। सबसे पहले, आजकल सबसे ज्यादा जो लोग बाग करते हैं शेयर में ट्रेडिंग, और या प्रॉपर्टी बेचने पे गेन हो गया, गोल्ड सेल किया, सिल्वर सेल किया। तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन होता है उस पे कुछ टैक्स बचाने की बात करते हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं और आपने इस साल कोई शेयर सेल नहीं किए हैं, तो क्योंकि 1,25,000 रुपए तक का गेन टैक्स फ्री है लॉन्ग टर्म, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने 1,25,000 तक का गेन बुक कर सकते हैं स्टॉक सेल करके। तो इससे आप टैक्स बचा लेंगे। फिर आप चाहिए वापस खरीद लीजिए बेच के। तो जो 1,25,000 रुपए का गेन टैक्स फ्री है वो आप जरूर जनरेट करें। दूसरा इसमें है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब आपके यहाँ गेन आ रहा है लेकिन आपके पास स्टॉक में कुछ ऐसे शेयर्स पड़े हुए हैं जिनको बेच के आप लॉस बुक कर सकते हैं। तो चूंकि मार्च है और कभी मार्केट काफी डाउन भी है, तो आप कुछ शेयर्स बेच के उसका लॉस बुक कीजिए और वापस से शेयर्स खरीद लीजिए। तो इससे आपका जो टैक्स है वो डेफर हो जाएगा, अभी आपको उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये एक सेविंग स्ट्रेटेजी है। दूसरा, कई सारे डिडक्शन है। एक फेवरेट जो मेरा है वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन है, जिसमें कोई काम नहीं करता। अगर आपने भी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और वो पैसा आप बिजनेस के लिए बेचिए, आप बिजनेस में लगाना चाहते हैं, तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, उस कंपनी में वो पैसा शेयर कैपिटल के रूप से ले जाइए। क्लियर, वापिस बताता हूँ। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और वो पैसा आपको कोई बिजनेस में लगाना है, उस बिजनेस के लिए आप एक कंपनी रजिस्टर कीजिए। उस कंपनी को आप स्टार्टअप में रजिस्टर कराइए, जो बहुत इजीली हो जाता है। तो उसमें जो आप पैसा शेयर कैपिटल से डालेंगे वो सेक्शन 54 GB के अंदर टैक्स फ्री होगी। तो आपका जो कैपिटल गेन का टैक्स है वो पूरा बच जाएगा। तो इसे करके मेरे क्लाइंट्स ने करोड़ों रुपए का टैक्स इसमें बचाया है। तो आप भी इसमें काम कर सकते हैं। दूसरे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, सेक्शन 54 EC गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें NHA RAC के बॉन्ड है। तो इन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करके आप 50 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। 54F का डिडक्शन है, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बेचो उसको रेसिडेंशियल में डालो तो उसमें आपको गेन में छूट मिल जाती है 100%। 54I मकान बेच के मकान लो। और दूसरा, आपको जो रिपोर्टिंग करनी है प्रॉपर करनी है। अभी रिसेंट में कई लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड बेची, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री होती है, तो उन्होंने उसको टैक्स फ्री बता के बेचा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने उसका स्क्रूटनी किया तो गवर्नमेंट को पता पड़ा कि ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चर नहीं है, सैटेलाइट से वहां पे खेती नहीं हो रही थी। दूसरा, वो 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही थी। तो उन सबको गवर्नमेंट ने नोटिस दिए, तो 70,000 करोड़ रुपए के करीब नोटिस गवर्नमेंट ने दिए। तो आपको जब भी टैक्स प्लानिंग करनी है काफी सोच समझ के करनी है और लीगल वे से ही करनी है, CA से कंसल्ट करके करनी चाहिए। ये हमने कैपिटल गेन पे टैक्स बचाने की बात की, और भी काफी सारे सेक्शंस हैं। तो केस टू केस डिफर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी ऑप्शन दे रखे हैं, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ले लें तो भी छूट है। तो इसमें काफी सारे छूट के सेक्शन है। अब बिजनेस मैन के लिए बात करते हैं, सैलरी वालों के लिए इसके बात करेंगे। बिजनेस वालों के लिए क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, आपका कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है,
तो आप क्या अपने फैमिली में जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं उनको सैलरी प्लान कर सकते हैं। ये सैलरी वापस मैं कहूंगा मंथली होनी चाहिए, कोशिश करें कि ये मंथली पेमेंट हो, ऐसे एक साथ पेमेंट ना हो। दूसरा, आपको जो भी एक्सपेंसेस बुक करने हैं वो इस तरह से बुक करने हैं वो जेन्युइन, कुछ अनजेन्युइन नहीं हो, कैश ईयर एंड पे निकाल के नहीं करने हैं। दूसरा, एक सबसे अच्छा डिडक्शन कंपनीज के लिए है या दूसरों के लिए भी है, 80 JJEE। ये डिडक्शन कई लोग क्लेम नहीं करते। इसमें आपके जो एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 25,000 रुपए से कम, उनकी सैलरी का आपको 100% एक्स्ट्रा डिडक्शन होगा। मान लीजिए आपके 100 एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी 25,000 से कम है, तो उनकी सैलरी साल भर की बन गई 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा 3 साल के अंदर, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। तो ये सेक्शन 80 डबल है। इसके अलावा सेक्शन है 35 AD। 35 AD क्या करता है, टोटल हॉस्पिटल्स, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग को पहले ही साल में अपना सारा डेप्रिसिएशन का 100% क्लेम करने का ऑप्शन दे देता है। तो इससे क्या होता है, आपका टैक्स रेफर हो जाता है। अभी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि इनिशियल टाइम ऐसा होता है जब आपको कैपिटल की जरूरत होती है लोन रीपे करने के लिए। तो एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप सारा डेप्रिसिएशन अपफ्रंट क्लेम कर लेते हैं और अपने टैक्सेस रेफर कर लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट सेव कर लेते हैं और आपको अच्छी लिक्विडिटी बिजनेस में आ जाती है। दूसरा, आप जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो आप अपने डेप्रिसिएशन वगैरह को प्लान कर लें, बुक्स कर लें। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं और अप्रैल में कोई असेट खरीदनी है, उसको मार्च में खरीद लो तो आधे साल का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप स्टार्टअप हैं तो इंटरनेशनल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं स्टार्टअप्स को। तो अगर आप भी स्टार्टअप से आप अप्लाई करें, आपका आइडिया अच्छा होता है, तो आपको 3 साल तक आपके 100% जो प्रॉफिट्स हैं वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी आपके लिए बेनिफिट है। अच्छा, ये जो 80 JJEE है ये नई रिजीम में भी मिलती है। तो जो कंपनीज लोअर टैक्स रेट ले चुकी हैं नई रिजीम में, उनके लिए भी ये अच्छा बेनिफिट है। आपने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है तो ये डिडक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी डिडक्शन है सेक्शन 80 IBA में, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे सारे प्रॉफिट 100% टैक्स फ्री हो जाते हैं। अभी एक क्लाइंट क्या मेरा, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बायो ब्रिक्स बनाने का काम करता है। तो बायो ब्रिक्स से भी उसके प्रॉफिट को 100% छूट है। तो ये छूट भी उसको मिलती है सेक्शन 80 IBA के अंदर, 80 JJEE के अंदर। 80 JJEE के अंदर आपको ये छूट मिल जाती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर बिजनेस ऊपर। अब दूसरा क्या है कि एक अच्छा प्लानिंग का टूल ये है कि आप कुछ स्टार्टअप्स हैं और कंपनीज भी हैं, उनके ऊपर कंपनी ने गिफ्ट टैक्स हटा दिया है, उसे एंजल टैक्स बोलते थे। तो अब वो चाहे जिस रेट पे अपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। इवन स्टार्टअप्स तो बिना वैल्यूएशन के ही किसी भी रेट पे शेयर इशू कर सकते हैं। आप अपना पैसा कंपनी में अपनी किसी भी वैल्यूएशन पे मार्केट में बेचें तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। जैसे कि आपकी कंपनी का नेटवर्क 3 करोड़ है, लेकिन आपके फ्यूचर और प्लान्स को देखते हुए आपका वैल्यूएशन 30 करोड़ रुपए है, तो 3 करोड़ रुपए का कोई आपकी 10% इक्विटी खरीद सके। तो एक अच्छा पैसा आप बिजनेस में इंफ्यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर एंजल टैक्स गवर्नमेंट ने हटा दिया था, पिछले बजट में ही हटा दिया था। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको अपना पैसा बिजनेस में लाना है एक नंबर में। दूसरा, एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आप कंपनी में खरीद सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। फिर जब पैसा डायरेक्टर्स को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो 2 बार टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं अपने कीमैन पर्सन के लिए, तो उसकी जो मैच्योरिटी आएगी उसमें आप जब जो कीमैन पर्सन को असाइन कर देंगे तो पैसा सीधा उनके पास आएगा, कंपनी में एक तो खर्चा मिल जाएगा, तो उस पर 30% टैक्स बच जाएगा। फिर वो कंपनी का पैसा जब उनको मिलेगा शेयर डायरेक्टर्स को, तो जब मिलेगा उस समय वो टैक्सेबल होगा। तो केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गुड ऑप्शन। दूसरा, कई सारे लोग अपने क्रेडिट कार्ड कैश एक्सपेंस करना भूल जाते हैं प्रॉपर वाउचिंग करने के की कमी की वजह से। तो अगर आप उनको प्रॉपर वाउचिंग करने का प्लान करें, प्रॉपर अकाउंट डॉक्यूमेंट करने का प्लान करें, तो आप इजीली उस पर क्लेम करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने फैमिली में किसी से अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, डायरेक्टर से अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, तो आप उस अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट का प्रोविजन कर सकते हैं जो मार्केट रेट से बैंक की लैंडिंग रेट से है। तो अगर ये ऐसा करके भी आप अपने पैसे पे
खर्चों का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आपका टर्नओवर कम है, तो आप सेक्शन 44AD और ADA का सहारा ले सकते हैं। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर आपको पता है मेरे पास खर्चों के प्रूफ नहीं है, तो आपके लिए 44AD और 44ADA एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे आपसे कोई खर्चों की इंक्वायरी नहीं की जाएगी। तो दैट्स अ वेरी गुड टूल। तो सेक्शन 44ADA में आपको बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, उसके कुछ फिगर्स आपको इनकम टैक्स को देने होंगे, लेकिन आप यहाँ पे बच जाएंगे उससे, इंक्वायरी से। तो फ्लैट 8%, 6% या 50% प्रोफेशनल के केस में इनकम ऑफर करके उस पर टैक्स दे देंगे। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना आप डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, उतना ही कैपिटल आपको अपनी बुक्स में बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट तो आधा डिक्लेयर करें और पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ साथ आपको हाउस होल्ड खर्चे भी डालने हैं। कई लोग हाउस होल्ड खर्चे नहीं डालते, अपने बुक्स में ड्रॉइंग्स ही नहीं दिखाते। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा घर खर्च है, कम से कम जो भी जेन्युइन है वो हमारी बुक्स में दिख जाए। अभी नई स्लैब की बात करें इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स की जो नई स्लैब है बहुत ही अट्रैक्टिव है, पुरानी स्लैब को लगभग एलिमिनेट ही करती है। इसमें आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, जो कि 87A की रिबेट को जोड़ते हुए। तो लेकिन इसमें इनकम बढ़ती भी है, तो भी 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25% और इससे ज्यादा पे 30% आपको टैक्सेबल होता है। तो ये बहुत ही नॉमिनल है एज कम्पेयर टू द ओल्ड रिजिम, जिसमें 5 से 10 लाख में 20% और 10 लाख से ऊपर सीधा 30% टैक्स लगता है। तो फालतू डिडक्शन क्लेम करने से अच्छा है कि हम न्यू रिजिम में चले जाएं। बेटर है छोटी टैक्स प्लानिंग नहीं करके हम न्यू रिजिम का फायदा लें और फालतू इंक्वायरी से बचें, फालतू नोटिस से बच जाएं। कभी काफी सारे लोगों ने फेस किए एटीजी के नोटिस, डोनेशन के, पॉलिटिकल डोनेशन के नोटिस। पॉलिटिकल डोनेशन में अपडेटेड रिटर्न भरने के बाद भी उस पर इंटरेस्ट भरो, उसका नोटिस। तो बहुत सारे नोटिस लोगों ने फेस किए हैं। तो बेटर ये है कि ये न्यू रिजीम अच्छा है, अपन इसको ऑप्ट करें। गुड। अच्छा, अगर आप फिर भी ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं, आपके इनकम का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपके पास ये सारे डिडक्शन है, हो सकता है आपको ओल्ड रिजीम में फायदा भी हो जाए, जिसमें HRA है, सेक्शन APC का 1.5 लाख का डिडक्शन है, 50,000 का NPS का एक्स्ट्रा डिडक्शन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन NPS में छूट है, मेडिक्लेम में आपको छूट मिलता है, होम लोन में 2 लाख का छूट मिलता है, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट सेक्शन 80 में 100% छूट मिल जाती है। टैक्स फ्री अलाउंस है, जैसे LTA है, मील कूपन्स है, टेलीफोन रियम्बर्समेंट है, फ्यूल रियम्बर्समेंट है, जो खर्चे व्यापार की बिजनेस की ड्यूटीज को करने के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट की ड्यूटीज को करने के लिए मिलते हैं, तो वो लगभग आपको छूट मिल जाती है। दूसरा, अगर ATGC बेनिफिट आपके सामने नहीं, ATGC करना है तो फिर आपको गवर्नमेंट, अच्छी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पार्टीज में करना चाहिए, ताकि आपका कभी कोई क्वेरी नहीं हो। आप दूसरा बात करें सैलरी स्कीम के लिए, न्यू स्कीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 12,75,000 तक की सैलरी पूरी टैक्स फ्री हो जाती है। बहुत अच्छा डिडक्शन है। तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री यही है। साथ साथ 14% तक जो NPS में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो भी टैक्स फ्री हो जाता है। एडिशनल NPS का 50,000 का डिडक्शन आपको नई स्कीम में और मिलेगा, तो 12% प्लस 50 पर 40% ऑफ ATCCD टू कंट्रीब्यूशन, जितना आप टैक्स फ्री कर लेंगे। इसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई लेट आउट है न्यू स्कीम में, तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। आपने प्रॉपर्टी रेंट पे, इसके लिए प्लानिंग क्या करते हैं कई लोग, प्रॉपर्टी को रेंटल दिखा देते हैं और उसके इंटरेस्ट को क्लेम कर लेते हैं, नॉमिनल सा रेंट शो करते हैं और उसके इंटरेस्ट को शो कर देते हैं। तो उनका जो हाउस लोन का इंटरेस्ट है वो भी उनको न्यू स्कीम में मिल जाता है। पुरानी स्कीम में तो मिलता ही है, नई में नहीं मिलता हाउस लोन का इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड का। तो जो कि नई में है, तो वो उसको लेट आउट दिखा के और उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर लेते हैं। दूसरा, आप क्या कि अपनी सैलरी को कुछ स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर कोई प्रोफेशनल हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये कह सकते हैं कि मुझे कंसल्टेंसी दे दो, ताकि मैं 44ADA में अपना रिटर्न फाइल करके अपने खर्चों को उसमें 50% क्लेम कर लूँ। तो अगर आपका एम्प्लॉयर एग्री होता है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप अपनी सैलरी को कंसल्टेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए।
दूसरा, आप कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जैसे कि ESOP ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जो कंपनी के पर्क्स होते हैं जो लगभग जो जिनकी टैक्सेबिलिटी बहुत कम वैल्यू पे आपकी इनकम में जुड़ती है, तो आप खुद नहीं बाय करके आपके एम्प्लॉयर के थ्रू बाय कर लेंगे, तो एम्प्लॉयर को खर्चा मिल जाएगा और आपको यहाँ पे उस पर कम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, कहीं अलाउंस है जो एक्चुअल है वो अभी भी एग्जम्प्ट है, जैसे ट्रांसपोर्ट के जो अलाउंस है स्पेसिफिकली एबल्ड एम्प्लॉयज के लिए अभी भी एग्जम्प्ट है। ऑफिस ड्यूटी के लिए कोई कन्वेंस मिला वो अभी भी एग्जम्प्ट है। ट्रैवल अलाउंस को क्योंकि ट्रांसफर है आपका, कहीं से जॉब में ट्रांसफर होता है या ऑफिस टूर से आप जा रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। डेली अलाउंस है ऑफिस की विजिट के लिए आपको रियम्बर्समेंट मिल रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है। दूसरा, आप अपनी सैलरी को इस तरह स्ट्रक्चर करके एक अच्छा टैक्स पैसा बचा सकते हैं। अच्छा, ये तो सैलरीड वालों का हो गया, बिजनेस वालों का हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है, अगर आप बिजनेस में हैं या आप सैलरीड भी हैं तो आपको अपने फाइनेंसेस को एनुअली रिव्यू करना है। एनुअली रिव्यू करके उनकी पोस्टिंग को रिव्यू करें। और साथ साथ में अभी काफी सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिनका बात अब अपन नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं, सब्सिडी सेक्शन में। तो कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें फायदा लेके आप अपनी इंटरेस्ट कोस्ट को कम कर सकते हो और अपने जो हायर रेट के इंटरेस्ट हैं के लोन हैं उनको रीपे करके कम रेट पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे अभी गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है CGTMSE स्कीम, जिसपे आपकी टर्नओवर के बेस पे बिना किसी कोलेटरल के गवर्नमेंट आपको 20 से 25% लिमिट देती है, वो भी नॉमिनल 8-9% की रेट पे, जबकि अनसिक्योर्ड लोन मार्केट में 17% 15% की रेट पे मिलता है। तो कई लोगों ने ऐसे अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, तो CGTMSE उनके लिए एक आ, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, आप क्या करेंगे, हाई रेट के लोन्स को पे करेंगे, कम रेट के लोन को अ, लेंगे। साथ साथ आप अपने बैंक से रेट रिडक्शन के नेगोशिएट करें। लोग नेगोशिएट ही नहीं करते, वो देखते नहीं कि मेरा लोन क्या रेट पे चल रहा है, उनको क्लियर ही नहीं है। तो आप एटलीस्ट चेक करें कि मेरा जो लोन चल रहा है वो क्या रेट पे चल रहा है और मार्केट में भी क्या रेट चल रही है, तो आप अपने बैंक से नेगोशिएट करें, रेट कम कराएं। दूसरा, ऑप्टिमाइज करें वर्किंग कैपिटल को। कई लोगों की इतनी एक्सेस इन्वेंट्री हो गई, इतने डेटर्स बढ़ गए कि उनकी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो देख ही नहीं रहे। आप उसको रिव्यू करें, कोशिश करें कि वर्किंग कैपिटल का जो गैप है उसको कम करें, तो उसका पैसा आपका बचेगा। दूसरा, आपके कई लोगों के पास ऐसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं जो रिटर्न नहीं दे रहे, बहुत सालों से रिटर्न नहीं दे रहे। आप कोशिश करें उस असेट्स को अपने पोर्टफोलियो से निकालें और कुछ नई असेट्स को ऐड करें जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे। अपने फाइनेंशियल रेशो को मॉनिटर करें। कई लोगों का ऐसा है कि CC अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, CC में ट्रांजेक्शन नहीं करते, करंट में करते, करंट में पैसा पड़ा है, CC में ध्यान देता है। तो आप ऐसा ना हो, ट्रांजेक्शन CC अकाउंट से ही करें। और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिनका पैसा जो इनकम आती है वो खुद ही टैक्स फ्री होती है, तो ये कई लोगों को पता नहीं होता, वो इन्वेस्ट कर देते हैं FDR में। FDR सबसे आज की तारीख में सबसे कम रिटर्न देने वाला, सबसे ज्यादा टैक्स लगने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो जिसकी इनकम टैक्स फ्री हो। तो आपको जैसे PPF ETF है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, TLSS हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है, जिनमें कुछ थोड़ा लॉक इन होता है 3 साल का, लेकिन इनका जो रिटर्न होता है या तो वो लॉन्ग टर्म गेन में आता है जो कि 12.5% पे टैक्स होता है, या फिर एग्जाम भी हो जाता है। LTCG है, जैसे आप रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म गेन है। गोल्ड सिल्वर अभी बहुत पीक पे है सबके, कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है ही है, तो ये भी आपके लॉन्ग टर्म गेन में आते हैं, तो 12.5% टैक्स पे लगते हैं। आप NHA REC PFC इनके बॉन्ड्स ले सकते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, इनकी इनकम टैक्स फ्री होती है। एग्रीकल्चर इनकम को प्लान कर सकते हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर है, कोई खेती बाड़ी है, तो आप किसी को सीजारी पे दें तो उससे इनकम आप दिखा सकते हैं। पर वहाँ एग्रीकल्चर जो काम है वो जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ खेती नहीं हो रही और आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा दो, तो जैसे अभी सैटेलाइट वाला केस बताया था, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में भी एज इट इज लगता ही है। सैटेलाइट पे आप देखेंगे तो सारी इमेजेस हैं कि आज से 20 साल पहले उस जगह पे क्या था, आज क्या है, और वो हर 2-3 साल के गैप पे है कि पहले क्या था, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है। तो बहुत इजी है, हाँ, डिपार्टमेंट को प्रूव करना है कि आपने बोगस इनकम दिखाई है। तो आपको श्योर करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर गिरदावरी, मंडी की रसीद, माल बेचने की सब हो, तो ये आप एग्रीकल्चर इनकम लें। सुकन्या समृद्धि योजना है, अच्छा रिटर्न देती है, टैक्स फ्री इसका मैच्योरिटी होती है। यूलिप है,
एच यू एफ की इनकम भी एक अलग से ही है। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो एच यू एफ की जो टैक्स एग्जेम्पशन 4 लाख रुपए की वो अलग से ही मिल जाती है। अच्छा, एचयूएफ में कैसे टैक्स प्लान करता है इस पे बात करें। कई लोगों की क्वेरी होती है कि एचयूएफ में कैसे टैक्स प्लान करें। एचयूएफ में क्या है कि आप अभी ईयर एंड से पहले एचयूएफ बना लें। एचयूएफ में आप कुछ कॉर्पस क्रिएट कर लें। कॉर्पस गिफ्ट से आ सकता है, मेंबर्स गिफ्ट दे सकते हैं, नॉन रिलेटिव भी अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो आप 4 लाख तक शो कर दें तो इट विल बी ऑब्वियस टैक्स फ्री, क्योंकि वो टैक्स से जो लिमिट है उसके अंदर आ रहा है। साथ साथ आपको यहाँ एटीसी के डिडक्शन भी मिलते हैं। इसमें वो आपको 12 लाख नहीं मिलता, इसमें आपको 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख वैसे न्यू रिजीम वाले स्लैब में जाना पड़ता है या ओल्ड रिजीम में जाना पड़ता है। 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10, 10 से ऊपर। एटीसी का डिडक्शन यहाँ मिल रहा है, एटीडी का डिडक्शन मिल रहा है। दूसरा, आप इसमें कॉर्पस क्रिएट करके उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं, अपने बिजनेस में पैसा वापस लोन ले सकते हैं और उस पर वापस ब्याज दे सकते हैं। तो जैसे जो सैलरी एम्प्लॉय है वो क्या करते हैं, खुद में ही इन्वेस्टमेंट कर लो। तो आप जब खुद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो भी कैपिटल गेन आएगा या कोई डिविडेंड आएगा, ऑब्वियस उस पर आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है। अगर यही पैसा आप एचयूएफ में अपनी एचयूएफ बना के इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पर अच्छा पैसा टैक्स बचा लो। एचयूएफ एक सेपरेट फाइल होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं इसको। तो आप अपनी एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और मिल। दूसरा, आपको एंस्टेड प्रॉपर्टी है माता पिता की या पुरानी, तो उसको एचयूएफ में गिफ्ट ले सकते हैं। उस पर फिर जो रेंटल इनकम आएगी वो आपकी एचयूएफ में इनकम होगी, आपकी पर्सनल में नहीं होगी। आप गिफ्ट ले सकते हैं, बिजनेस एचयूएफ में कर सकते हैं। अपने मेंबर्स, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके मेंबर्स को सैलरी दे सकते हैं। कैपिटल गेन इसमें टैक्स फ्री हो सकते हैं क्योंकि वो एग्जेम्पशन लिमिटेड से कम होंगे। सेक्शन 54 के बेनिफिट्स भी आपको यहाँ मिलते हैं। अब लास्ट आता है सेक्शन 3 सब्सिडीज के ऊपर। सब्सिडी में क्या है कि टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल के लिए क्या क्या सब्सिडी स्कीम्स हैं। तो टेक्सटाइल के लिए अभी सबसे अच्छी सब्सिडी है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। तो ये बंडल है सब्सिडी का, ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक सब्सिडी मिलेगी, आपको ये सारी मिलेगी। ठीक है, आपको ओडीओपी भी मिलेगी, रिप्स भी मिलेगी, एमएसएमई भी मिलेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी मिलेगी। हाँ, लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, कई चीजें छोटे छोटे खर्चे दिन में वो करते होते हैं, तो लाखों रुपए वो इस स्कीम का फायदा उठा के बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करें ओडीओपी पॉलिसी की। ओडीओपी पॉलिसी में आता है आपका कैपिटल सब्सिडी फॉर न्यू यूनिट्स। अगर आप कोई नई यूनिट प्लान कर रहे हैं तो उसमें 25 लाख रुपए तक की आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है, जो कि 25 से 30% तक होती है। जब आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया आपको 25 लाख रुपए मिल जाएगा। दूसरा, आप कहीं पे स्टॉल लगा रहे हैं नेशनली अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, तो उसमें भी आपको स्टॉल रेंट का 2 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट मिल जाता है। साथ साथ आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खरीद रहे हैं तो भी आपको 3 लाख रुपए तक का, कोई सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, 3 लाख रुपए तक मिलता है। आप किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से सब्सिडी सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो उस पर भी 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट आपको देती है। ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म फीस आपने दी तो 2 लाख रुपए तक सर गवर्नमेंट देती है। आप अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग बना रहे हैं, कैटलॉग के खर्चे को भी 75,000 रुपए सरकार आपको वापस देती है इस स्कीम के। बहुत इजी फॉर्म्स है इसको अप्लाई करने के लिए। आपको अपने जिला उद्योग केंद्र में अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने पे यह आपको सब्सिडी मिल जाती है। ओडीओपी मिलने के बाद आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। बैंक से लोन में आपको फिर रिप्स सब्सिडी मिलेगी। रिप सब्सिडी में क्या है, आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन, लैंड कन्वर्जन चार्जेस, एसजीएसटी रिइंबर्समेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव मिल जाते हैं। बहुत सारे इसमें कवर है रिप्स में इंसेंटिव। रिप्स में जब 6% इंटरेस्ट की आपको छूट मिल गई तो आपको एमएसएमई में एडिशनल 2% और मिल जाएगी। एमएसएमई पॉलिसी जो है इसमें आपको 2% और छूट मिल जाएगी। तो आपको 6 तो वहां मिल गया ब्याज में छूट, 2 और यहाँ मिल गया, 8% ब्याज की आपको छूट मिलेगी। फिर आप जैसे सीजीटी एमएसएमई में लोन मिलते हैं गवर्नमेंट से गारंटी में, तो 100% उसकी जो फीस है ना, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए तक वापस दे देती है। आप आईपीओ लाना चाहते हैं, फंड रेजिंग करना चाहते हैं एनएसई बीएसई में, तो भी 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे। आईपीआर बीआईएस सर्टिफिकेशन स्टॉलरेंट बताई दिया। इसके अलावा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम की बात करें, इस स्कीम में गवर्नमेंट आपको मार्केटिंग असिस्टेंट और इंटरनेशनल फेयर में स्टॉल लगाने पे
3 लाख रुपए तक आप फॉरेन में जाके कोई स्टॉल लगाते हैं, 3 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है। साथ साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो 5 लाख रुपए। आप बिजनेस की टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, आप कुछ मशीनरी में अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप नया सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का लेना चाहते हैं, तो 50 लाख रुपए तक गवर्नमेंट आपको देती है। इसके साथ साथ आपको ई कॉमर्स जिस प्लेटफॉर्म फीस होती है वो भी 2 लाख देती है। इसी की फीस का रिइंबर्समेंट करती है। तो ये पूरा 4 स्कीम का बंडल है टेक्सटाइल के लिए। ये चारों की चारों स्कीम टेक्सटाइल में काम करने में मिलती है। ये ओडीओपी हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। ये हम भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, ये जैसे चित्तौड़ है तो चित्तौड़ में ग्रेनाइट है। ऐसे राजस्थान की हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट है, तो वहां पे ये पूरा बंडल बन जाता है। पहले ओडीओपी में आपको 25 लाख की कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी, फिर आपको रिप्स मिलेगा, एमएसएमई मिलेगी, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन में आपको 25 लाख रुपए तक एक्सपोर्ट में जो आपका भाड़ा लगा, आपने माल भेजा बाहर, उसका जो भाड़ा पे किया वो भी 25 लाख रुपए एनुअली सरकार आपको वापस देगी। कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2024 है, तो 25 लाख रुपए का आपको गवर्नमेंट भाड़ा वापस दे रही है आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। टीसी फीस लगती है एक्सपोर्टर्स की, वो भी गवर्नमेंट आपको वापस दे रही है। तो ये तो हो गई टेक्सटाइल वालों के लिए। अब बात करते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर की। ये सबके लिए कवर है स्कीम्स। तो ये इसका बेस है, टेक्सटाइल में भी है, जैसे हर बिजनेस के ऊपर कवर है। एग्रो प्रोसेसिंग में तो 50% है। जैसे 1.5 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी, आपने 3 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट में लगाया, 1.5 करोड़ सरकार आपको 10 सालों में दे देगी। आपकी प्रोजेक्ट को उसको 100% गवर्नमेंट पूरा वापस दे देगी। EFCI बोलते हैं, एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको गवर्नमेंट पूरा का पूरा वापस दे देगी। अब आप रियल एस्टेट या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं, आप जैसे कोई होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, टूरिज्म यूनिट चला रहे हैं। टूरिज्म यूनिट में बहुत सारे, जैसे क्रिकेट का टर्फ कवर होता है आपका, फिल्म सिटी कवर होती है, बहुत सारी चीजें जो टूरिज्म या टूरिज्म से रिलेटेड है वो इसमें कवर हो जाती है। उनको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है, कन्वर्जन चार्जेस की छूट मिलती है, लैंड यूज चेंज चार्जेस आपको जीरो देना है, आपको देना ही नहीं है। फिर इसमें क्या कि आपको लैंड अलॉटमेंट भी है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट स्कीम है, जिसमें रिको के प्लॉट्स हैं, आप चाहे तो वो प्लॉट डीएलसी रेट पे ले सकते हैं। ये भी रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है। ये टेक्सटाइल के हर बिजनेस के लिए है, ये भी अच्छी है। दूसरा, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल चार्जेस जो होते हैं इंडस्ट्रियल रेट से लगते हैं। इंडस्ट्रियल रेट कॉमर्शियल रेट से बहुत कम होती है, तो ज्यादातर लोग अपने कॉमर्शियल, जैसे रेस्टोरेंट का, होटल का बिल्डिंग प्लान कॉमर्शियल रेट पे ही बनवा लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है। इस पॉलिसी में आपको करीब इंडस्ट्रियल रेट पे लाइट लगती है। अभी जैसे लाइट का रेट कॉमर्शियल 12% है, तो आपको 8 रुपए यूनिट ही देना पड़ेगा। तो इट्स अ गुड स्कीम। इसमें आपका काफी पैसा बच सकता है। इसमें ट्रेड लाइसेंस आपको 10 साल के लिए एक टाइम पे मिलता है। दूसरा, इसमें साथ साथ इसमें भी बंडल है, केवल यही नहीं, टूरिज्म के साथ साथ आपको रिप्स के बेनिफिट मिलेंगे और एमएसएमई स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे। अब राजस्थान गवर्नमेंट के कुछ और सब्सिडीज भी हैं। हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट की अभी नई सब्सिडी आ रही है ट्रेडर्स के लिए। हाँ, जो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप अपने साथ एक ट्रेडिंग यूनिट बना लें। आपका वर्किंग कैपिटल है जो वो लगभग इंटरेस्ट फ्री होता है। जैसे आपको वर्क कैपिटल 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, 6 करोड़ रुपए की जरूरत है, आपने 3 ट्रेडिंग फॉर्म बनाई, तीनों में 2-2 करोड़ रुपए का आपने ये राजस्थान ट्रेड प्रमोशन स्कीम में लोन ले लिया, तो आपको इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी 5 साल से। इसमें क्या है, ये स्कीम अभी नहीं है, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम में आपको जो आपका लोन है वो 20% टर्म लोन लेना है, 18% सीसी को इसमें अलाउ किया है। तो 1,60,00,000 रुपए की सीसी आपको एक रीडिंग यूनिट में मिल जाती है, तो वो आपको इंटरेस्ट भी हो जाती है। तो ये ट्रेडर्स के लिए अच्छी स्कीम है। दूसरा, एक विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इसमें आपको 5 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है और 8% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है।
एमएसएमई पॉलिसी के बेनिफिट्स हमने आपको टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बताए ही थे। साथ साथ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, ये भी मेन स्कीम है जो राइजिंग राजस्थान जो गवर्नमेंट का इनोवेशन है, इनोवेटिव है, उसको प्रमोट करती है। तो रिप्स में भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें पता नहीं है, पर जब पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी इसमें डाला हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने बताया, जिसमें 25% कैपिटल सब्सिडी है नई यूनिट्स के ऊपर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, छोटी योजना, जिसमें 10 लाख रुपए तक का कोई लोन लेता है तो वो पूरा इंटरेस्ट फ्री हो जाता है। अब ये सब तो हो गया सब्सिडी सेक्शन। अभी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सब्सिडीज हैं, बहुत सारी सब्सिडीज हैं। अभी हम हर सब्सिडीज के ऊपर अपडेट्स देते रहते हैं, वो इंस्टाग्राम भी देते हैं और वैसे भी वेबिनार के थ्रू भी देते रहेंगे। दूसरा इसमें अभी अगर आपको कई सारे लोग इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है, तो या जीएसटी के नोटिस से बचना है, तो कुछ चीजें अभी अपन को चेक करनी है 31 मार्च से पहले। अपना 26 AIS TIS से बुक्स टैली करना है। अभी सबको नोटिस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन SFT, तो उनको रिस्पॉन्स कर दें कि भाई ये ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू है, तो ऑलरेडी रिपोर्टेड है, गलत है। कई बार ये ट्रांजेक्शन डबल डबल भी आ जाते हैं, तो उनको आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी डबल काउंट होंगे और आपको नोटिस 100% आएगा। तो आप इसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। दूसरा, लार्ज अगर आप कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं, लार्ज रिफंड क्लेम करते हैं, हाई लॉसेस क्लेम करते हैं, या आपने कई बार क्या लोग स्विफ्ट FD, ऑटो स्विफ्ट FDR बना देते हैं। ऑटो स्विफ्ट FDR में क्या होता है, रोज FDR बनती है, रोज FDR टूट जाती है। उसमें क्या होता है कि वहां पे रिपोर्ट हो जाता है कि किसने 2 करोड़ की FD करा दी, लेकिन है तो उसके 5 लाख रुपए घूम रहे हैं। वो 5 लाख रुपए उसके 40 बार घूम गए, टूटे, बन गए, टूट गए। तो ऐसी FD ना कराएं। इससे कई लोगों को नोटिस आए, हमने देखा, और वो काफी स्ट्रगल हुआ है इसको फेस करने में। अननेसेसरी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ती है, तो ऐसा कोई भी काम ना करें। हाई कैश विड्रॉल, हाई कैश डिपॉजिट बैंक अकाउंट्स में ना हो। कैश की प्लानिंग को पहले से ही रखें। इसी के साथ अभी अभी हम इस वेबिनार्स में और भी चीजें, अब नया एक्ट आ रहा है 1 अप्रैल से। साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या सब्सिडीज हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की क्या सब्सिडीज हैं, और IT AT वगैरह में कैसे आपको फेस करना है, अपने टैक्स प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, उस पर और भी वेबिनार्स देते रहेंगे। तो और दूसरा, आज के वेबिनार का की टेक अवेज बात करें तो आज हमने कंप्लायंस की बात करी, क्या क्या कंप्लाइंस हमें करनी है इनकम टैक्स में, GST में, ROC में, जो कि जरूरी है, क्रूशियल है। दूसरा, टैक्स प्लानिंग के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना है, सैलरीड और नॉन सैलरीड को क्या क्या एडजस्टमेंट बुक्स में करने हैं, कैपिटल गेन्स पे कैसे टैक्स बचा सकते हैं, स्टार्टअप्स में कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस टैक्स लिए, ये बात करी। कैसे हमें अगले साल का बजट पहले बनाना है ताकि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ के बारे में सोच पाए। जब तक हम बजट नहीं करेंगे, हम ग्रोथ के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट वो करें। HUF को कैसे टैक्स सेविंग टूल में यूज करना है, उसकी बात करी। सब्सिडीज की बात करी, टेक्सटाइल में क्या सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटलिटी में क्या सब्सिडीज हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में क्या क्या सब्सिडीज हैं, नए स्टार्टअप्स को, नए वेंचर्स को, या एग्जिस्टिंग को। ODOP पुरानों के लिए नहीं है, पुरानों के लिए तो है ही है, लेकिन ये ODOP नयों के लिए भी है। तो नयों के लिए भी है, पुरानों के लिए भी है। जैसे आप अभी कहीं स्टॉल लगा रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो ये छूट आप चाहे एग्जिस्टिंग यूनिट है तो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नया प्लांट लगाने पे ये छूट मिल गई, ये पुराने प्लांट्स को भी छूट है। आप एक्सपोर्ट की यूनिट पुरानी है तो भी आपको एक्सपोर्ट में 25 लाख रुपए का भाड़ा मिल रहा है आपको। विदेश में जाके स्टॉल लगाने पे आपको खर्चा मिल रहा है। तो कई लोग ऐसे खर्चे करते रहते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से क्लेम करना भूल जाते हैं, तो आप उनको आराम से क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, हमने आपको बताया कि क्या क्या करके आप अपने आप को इनकम टैक्स नोटिस से सेव कर सकते हैं। तो आप अपने ईयर को अच्छे से क्लोज करें। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई असिस्टेंस आपको हमसे चाहिए, तो वी विल बी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। तो आज के सेमिनार में आने के लिए आप सबका थैंक यू, और आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोई भी हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, हमारी टीम अवेलेबल है। थैंक यू। जैसे एग्जिट कैसे करें?